हजारों करोड़ का माल जाता है यहाँ से विदेशों में। सोना है ये सोना। इज्जत करता है लोग आपकी, इज्जत नहीं करते हैं, डरते हैं सब। पर डर की यही दिक्कत है, कभी भी खत्म हो सकता है। ये कहानी है एक मिडिल क्लास आयरिश अमेरिकन फैमिली के जिमी कूनन की। जिमी कूनन का जन्म 21 दिसंबर 1946 को हुआ था। उसके फादर जॉन कूनन एक अकाउंटेंट थे जो कि टैक्स ऑफिस में काम करते थे। जिमी बचपन से ही लोगों से ना मारपीट करता था, लेकिन क्राइम की दुनिया में उसकी एंट्री अपने परिवार के लिए हुई। जब जिमी कूनन अपने टीनेज में था तभी उसके पिता जॉन कूनन को मिकी स्पेलिन नाम का एक मॉबस्टर ना किडनैप कर लेता है और उन्हें खूब मारता है, और ऐसे ही ना उनकी मौत भी हो जाती है। जिमी कूनन पर उसके पिता की मौत का काफी गहरा असर पड़ता है। वो मन बना लेता है कि वो स्पेलिन से ना अपने पिता के साथ हुए इस अत्याचार का बदला जरूर लेगा। कूनन अपनी एक गैंग बनाने लगा और वो एरिया में ना अपनी पहचान भी बनाने लगा। लेकिन इसी बीच 1960 में कूनन को लोकल क्राइम के चलते 10 साल की जेल हो जाती है। जेल में रहकर कूनन बहुत कुछ सीखता है। वहाँ रहते हुए वो एक शक्तिशाली और स्मार्ट क्रिमिनल बन जाता है। उसने इरादा बना लिया था कि अब वो मिकी स्पेलिन के हेल्स किचन रैकेट्स को टेक ओवर कर उससे बदला लेगा। जेल से निकलते ही कूनन ने अपने आदमियों के साथ 10th एवेन्यू के 596 क्लब को टेक ओवर कर लिया। अब उस जगह को वो और उसके आदमी हेडक्वार्टर की तरह यूज करने लगे। 596 क्लब के पास ही एक व्हाइट हाउस था जो कि मिकी स्पेलिन का स्पेस था। कूनन ने सबसे पहले मिकी स्पेलिन के आदमियों को अपनी टीम में करना शुरू कर दिया, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट था एडी कॉमिस्की। एडी कॉमिस्की की एक खासियत ये थी कि वो किसी भी डेड बॉडी को ना बड़ी आसानी से छुपा देता था। वो बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर उन्हें प्लास्टिक बैग्स में भर उन्हें ईस्ट रिवर में डाल देता था, जिससे कि क्राइम विक्टिम्स का पता नहीं चल पाता था। जिमी ने एडी कॉमिस्की की वैल्यू को समझा, क्योंकि उस समय ना डीएनए जांच नहीं होती थी, इसलिए जब तक किसी की डेड बॉडी नहीं मिलती थी ना तब तक कोई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन नहीं होती थी। जिमी कूनन को पता था कि एडी कॉमिस्की उसके लिए ना बहुत प्रॉफिटेबल होगा। वो एडी कॉमिस्की को अपने साथ जोड़ लेता है, जिसकी शुरुआत वो हेल्स किचन के एक गैंगस्टर पैटी डुगन की हत्या कर करता है, और यही से दोनों में ना दोस्ती भी हो जाती है। और देखते ही देखते ये वायलेंस बढ़ता गया। लेकिन 1977 में एडी कॉमिस्की की हत्या कर दी जाती है। उसकी हत्या के बाद ना जिमी कूनन अब एक ऐसे इंसान की तलाश कर रहा था जो कॉमिस्की की तरह ही उसका हमेशा साथ दे। इसके लिए वो मिकी फेदरस्टोन को चुनता है, जो कि एक क्रेजी हेड इंसान होता है। वो पुलिस, गैंगस्टर, किसी से नहीं डरता और हमेशा रिस्क लेने को रेडी रहता है। जिमी कूनन फेदरस्टोन के पास जाता है और उसे कहता है कि अगर तुम अपनी लाइफ को रिस्क में डाल ही रहे हो ना, तो इसको अपने एडवांटेज के लिए यूज करो, जिससे कि तुम्हारा बेनिफिट भी हो सके। जिमी कूनन की बात मान लेता है। इस तरह से जिमी कूनन फेदरस्टोन को अपनी गैंग में शामिल कर लेता है और वो जिमी का राइट हैंड बन जाता है। वो हेल्स किचन के वेस्टीज का फेस बन जाता है। फेदरस्टोन के साथ की वजह से ना जिमी कूनन ने वेस्ट साइड को टेक ओवर करने के लिए अपना मूव रखा और एक एक करके वो अपने रास्ते में आने वाले सभी दुश्मनों को मारता गया। इसी तरह एक साल के अंदर ही उसने अपने सबसे मेन राइवल मिकी स्पेलिन की भी हत्या कर दी। अब जिमी कूनन हेल्स किचन में आयरिश मॉब का बॉस बन गया था, लेकिन इससे ना उसका मन नहीं भरा। उसे अब कुछ और भी करना था, जिसके लिए उसने ब्रुकलिन के माफिया ग्रुप के साथ अपने संबंध बनाने शुरू किए। कूनन ने गैम्बिनो फैमिली के साथ अलायंस बनाया और सभी इटालियंस के साथ सोशलाइज होना शुरू कर दिया। इसी तरह से एक आदमी रूबी स्टेन की नजर कूनन पर पड़ती है। रूबी स्टेन को लोन शार्क टू द स्टार्ट की तरह जाना जाता था। उसने जिमी कूनन को अपने सबसे करीबी लोगों में शामिल कर लिया। कूनन के लिए न्यूयॉर्क सिटी के क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड में अपनी एक पहचान बनाने के लिए ना ये एक अच्छा मौका था। दोनों ने कुछ साल मिलकर काम किया, लेकिन अब जिमी कूनन और उसके आदमियों ने ना रूबी स्टेन से काफी अच्छा खासा कर्जा ले लिया था, जिससे बचने के लिए अब जिमी कूनन ने रूबी स्टेन को मारने का प्लान बनाया। 1977 में वो रूबी स्टेन को अपने 596 क्लब में ले जाता है और वहीं पर अपने आदमियों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर देता है। इसी हत्या में उसके साथ ब्रुकलिन के गैम्बिनो फैमिली के कुछ माफिया भी मौजूद थे। जैसा कि उसने एडी कॉमिस्की से सीखा था, वो उसी तरह से रूबी स्टेन की बॉडी को पार्ट्स में काटकर प्लास्टिक बैग्स में डालकर उन्हें नदी में फेंक देता है। लेकिन रूबी स्टेन के मर्डर में ना वो एक गलती कर देते हैं। जब उसकी बॉडी को काटकर नदी में फेंकते हैं ना, तो रूबी के नीचे का शरीर क्वींस ऑफ रॉकवेल के बीच के तट पर आ जाता है।
पुलिस उस टॉर्सो को देखकर ना ये पता लगाने में लग जाती है कि आखिर ये शरीर किसका है। कुछ समय बाद उन्हें अपेंडिसिटिस ऑपरेशन की वजह से ये पता चलता है कि ये जो बॉडी है ना वो रूबी की डेड बॉडी है। लेकिन पुलिस इस मर्डर को ना वेस्टीज के साथ ऑफिशियली लिंक नहीं कर पा रही थी। पुलिस अकेले नहीं थे जो इस हत्या के पीछे का राज जानना चाहते थे। उस समय का माफिया बॉस पॉल कैस्टेलानो जिमी कूनन के साथ बैठ के ना बात करना चाहता था। लेकिन जिमी कूनन को ना ये समझ नहीं आ रहा था कि इस बातचीत से एक नया रिश्ता बनेगा या फिर उसके मर्डर की कोई साजिश है ये। तो उसने प्लान बनाया कि जब वो पॉल कैस्टेलानो से मिलने जाएगा ना तो वेस्टीज के कुछ आदमियों को साथ भी लेकर जाएगा जो बाहर खड़े रहेंगे, और अगर उसे अपनी जान पे कुछ खतरा महसूस हुआ तो वो उन्हें कॉल कर कर वेस्टीज को अंदर बुला लेगा और वो अंदर आकर सब पर गोली चलाने लगेंगे। लेकिन मीटिंग के दौरान माफिया और वेस्टीज में ना एक अच्छा समझौता हुआ। इसी बीच जिमी कूनन फेदरस्टोन के साथ मिलकर वाइटी नाम के एक माफिया को ना एक क्लब के रेस्टरूम में मार देता है और उसके पैसे निकाल लेता है ताकि ये एक चोरी लगे। वो उसकी बॉडी को वहीं पर छोड़ देता है, जिससे कि उसने अपने खिलाफ इन्वेस्टिगेशन के बहुत सारे एविडेंस छोड़ दिए थे। पुलिस इस मर्डर की जांच करती है और जिमी कूनन और फेदरस्टोन को 5 साल की जेल हो जाती है। ये लोग जेल में थे ना तब भी बाहर चीजें नॉर्मल चल रही थी, क्योंकि अब जिमी कूनन की जगह उसकी वाइफ एडना काम संभाल रही थी और उसके साथ ही फेदरस्टोन की वाइफ भी काम देख रही थी। लेकिन दोनों के थॉट्स जो है ना वो मैच ना होने की वजह से दोनों में हर समय आर्ग्यूमेंट्स होने लगे थे। जब ये बात फेदरस्टोन को पता चली तो उसने ये डिसाइड किया कि जेल से बाहर निकलते ही वो एक अलग गैंग बना लेगा और अब जिमी कूनन के लिए काम नहीं करेगा। जेल से रिहा होने के बाद उसने ऐसा ही किया। जब वो जेल से रिहा हुआ तो उसने वेस्टीज को छोड़कर खुद के लिए काम करना शुरू कर दिया। ये बात वेस्टीज को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी और उन्होंने जिमी कूनन से फेदरस्टोन को निकालने की बात कही। लेकिन जिमी कूनन जानता था कि अगर उसने ऐसे ही फेदरस्टोन को निकाल दिया तो बहुत बड़ी वॉर हो जाएगी, इसीलिए उसने उसे क्रिमिनल केस में फंसा दिया और उसे फिर से जेल हो गई। जिसके बाद फेदरस्टोन ने भी जेल में जाकर ना वेस्टीज के साथ धोखा किया और पुलिस के साथ मिल गया। उसने पुलिस को जिमी कूनन और वेस्टीज के बारे में ना सब कुछ बता दिया, जिसके बाद पुलिस एक एक करके सभी माफिया और जिमी कूनन के साथ साथ सभी माफिया और वेस्टीज के हर एक आदमी को पकड़ने लगी। इन्वेस्टिगेशन के बाद कोर्ट ने जिमी कूनन को 75 साल की सजा सुना दी और इसी के साथ उसके माफिया वर्ल्ड का ना अंत हो गया। और ऐसे ही एक बड़े माफिया की कहानी से इंस्पायर्ड होने वाली है KGF 3 की कहानी। और आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं पूर्णिमा लेती हूँ आप सभी से इजाजत। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें बॉलीग्राज स्टूडियोज को। रॉकी अभी जिंदा है।